हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और हाई ग्रोथ एनबीएफसी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं। कंपनी का नाम है पिरामल फाइनेंस। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि पिरामल फाइनेंस यहाँ पे पिरामल एंटरप्राइजेस से डीमर्ज होने के बाद में लिस्ट हुई थी। एंड पिरामल फाइनेंस का पुराना यहाँ पे एक बहुत बड़ा लीगेसी लोन बुक हुआ करता था, जहाँ पे इंफ्रा बेस्ड लैंडिंग कर रखी थी। बट इस कंपनी ने यहाँ पे 2021-22 के अंदर डीएचएफएल का एक्विजिशन किया था। जो लोग स्टॉक मार्केट में 5-6 साल पुराने लोग हैं, उन लोगों को पता होगा कि पिरामल फाइनेंस ने यहाँ पे डीएचएफएल का एक्विजिशन किया था 2021-22 के अंदर, जब डीएचएफएल यहाँ पे एनसीएलटी के अंदर चला गया था। तो डीएचएफएल के एक्विजिशन के बाद में पिरामल फाइनेंस के मैनेजमेंट ने यहाँ पे टारगेट लिया था कि हमारे जो इंफ्रा लीगेसी लोन बुक है उसको यहाँ पे डिप्रिकेट करेंगे, एंड साथ में जो हमारी रिटेल लोन बुक है उसको यहाँ पे ग्रो कराना स्टार्ट करेंगे। तो पिरामल फाइनेंस के मैनेजमेंट ने डीएचएफएल के एक्विजिशन के बाद में अपने जो लेगेसी लोन बुक थी उसको यहाँ पे अच्छा खासा डिप्रिकेट भी कराया। एंड एफ आई 26 के शुरुआत से ही मैनेजमेंट ने यहाँ पे टारगेट लिया था कि हम लोग एफ आई 26 के अंदर हमारी जो लेगेसी लोन बुक है उसका वैल्यू टोटल लोन बुक के अंदर 3,000 करोड़ से नीचे ले आएंगे। एंड जो लीगेसी लोन बुक का परसेंटेज रहेगा हमारे टोटल लोन बुक का 5% से नीचे रहना चाहिए। बिकॉज एफ आई 25 के बाद में पिरामल फाइनेंस की टोटल लोन बुक थी लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो एफ आई 26 का जो गाइडेंस था कि हम लोग हमारी लोन बुक अराउंड 22 से 25% से ग्रोथ करेंगे, एंड साथ में जो हमारी नई लोन बुक है, रिटेल लोन बुक है, जो हमारी ग्रोथ एयूएम है, उसको यहाँ पे लगभग 30% से ज्यादा रेट से ग्रोथ कराएंगे। एंड साथ में मैनेजमेंट ने यहाँ पे मिड टर्म के लिए गाइडेंस दिया था कि हम लोग एफ आई 28 तक हमारी लोन बुक को यहाँ पे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपीज तक पहुंचा देंगे। एंड साथ में ही जो हमारा रिटर्न ऑन एसेट होगा, जो एफ आई 25 के बाद में लगभग 1.40% के आसपास में था, उसको ग्रो करा के यहाँ पे 3% से ऊपर ले जाएंगे। तो मैनेजमेंट की तरफ से एफ आई 26 के लिए भी एंड साथ में ही एफ आई 28 तक के लिए यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट लिया गया था अपने लोन बुक को यहाँ पे अच्छे रेट से ग्रो कराने का। तो इस कंपनी के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू करते हैं एंड देखते हैं एक बार इनका जो टारगेट है उसको किस लेवल तक अचीव कर लिया है। एंड साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई अच्छी खासी डील बनती हुई नजर आ रही है क्या। तो ये सब डिस्कस करने के लिए इस कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई क्वार्टर फोर के रिजल्ट की, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी कि हम लोग हमारी लोन बुक अराउंड 22 से 25% से ग्रोथ करेंगे, उसको डेफिनेटली यहाँ पे अचीव कर लिया है। एंड करंटली इस कंपनी की जो टोटल लोन बुक है यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपीज को क्रॉस कर गई है। एंड जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब 2021-22 के अंदर इनका डीएचएफएल से एक्विजिशन हुआ था, डीएचएफएल का मर्जर हुआ था, उस टाइम पे इनकी जो लीगेसी लोन बुक थी उससे पहले, मतलब मर्जर से पहले इनकी लीगेसी लोन बुक लगभग 88% थी टोटल लोन बुक का। उसके बाद में उसको कंसिस्टेंटली डिप्रिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड मार्च 2022 तक इनकी जब टोटल लोन बुक यहाँ पे 65,000 करोड़ रुपीज की थी, उसमें से लगभग 43,000 करोड़ रुपीज का इनका लीगेसी लोन बुक था। एंड उसके बाद में इस लीगेसी लोन बुक को यहाँ पे डिप्रिकेट करने के लिए मैनेजमेंट ने अच्छा खासा टारगेट रखा था एफ आई 26 के लिए भी एंड साथ में ही एफ आई 28 के लिए भी। तो एफ आई 26 के अंदर इनकी जो लीगेसी लोन बुक है वो यहाँ पे मात्र 3% बची टोटल लोन बुक का। मतलब एफ आई 25 तक ये लगभग 9% के आसपास में थी, उसको भी यहाँ पे अच्छा खासा डिप्रिकेट कर दिया है। एंड जो इनकी दूसरी लोन बुक है नई वाली, जिसमें रिटेल लोन बुक का पार्ट है, साथ में इनकी जो होलसेल 2.0 है उसका पार्ट है, वो बढ़ के कितना हो गया टोटल लोन बुक के अंदर लगभग 97% के आसपास में हो गया। एंड टोटल लोन बुक के अंदर इनका 85% पार्ट अभी रिटेल लैंडिंग से बिलोंग करता है। मतलब लास्ट के 1 साल के अंदर इन लोगों ने यहाँ पे लेगेसी लोन बुक को अच्छा खासा डिप्रिकेट भी किया है, एंड साथ में जो उनकी रिटेल लोन बुक है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखाई दिया है। अभी वो थोड़ा प्रिसाइजली बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट ने एफ आई 26 के लिए जो टारगेट लिए थे उन पे करंटली क्या स्टेटस चल रहा है। फर्स्ट टारगेट था 25% से लोन बुक को ग्रोथ करेंगे, उसको यहाँ पे अचीव कर लिया है। सेकंड बात था जो उनकी एयूम है, ग्रोथ वाली एयूम है, जो रिटेल प्लस होलसेल 2.0 है, उसको 30% से ग्रोथ करने का गाइडेंस था, उसको यहाँ पे लगभग 33% से ग्रोथ कराया है। मतलब जो सेकंड वाला इनका टारगेट था उसको भी यहाँ पे अचीव किया है। साथ में इनका थर्ड टारगेट था कि हमारी जो रिटेल लोन बुक है वो टोटल लोन बुक का लगभग 80 से 85% के बीच में होना चाहिए, उसको भी यहाँ पे अचीव कर लिया, बिकॉज इनकी रिटेल लोन बुक टोटल लोन बुक के अंदर 85% कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड जो लीगेसी लोन बुक थी वो एफ आई 25 के बाद में लगभग 6 से 7,000 करोड़ रुपीज के आसपास में थी। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था इसको डिप्रिकेट करके हम लोग लगभग लगभग 3 से 3,500 करोड़ रुपीज तक ले आएंगे। एंड अभी करंटली कितनी लोन बुक बची है इनकी लेगेसी वाली, लगभग 2,800 करोड़ रुपीज की इनकी लेगेसी वाली लोन बुक यहाँ पे बची है। मतलब जो मैनेजमेंट का ये वाला टारगेट था उसको भी यहाँ पे अचीव कर लिया है। एंड साथ में मैनेजमेंट का गाइडेंस था प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से कि हम लोग एफ आई 26 के अंदर लगभग 1300 से 1500 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ लगभग 1500 करोड़ रुपीज का यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। मतलब जो मैनेजमेंट के यहाँ पे टारगेट थे एफ आई 26 को लेके, वो सारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो इस कंपनी के क्वार्टर फोर एफ आई 26 के रिजल्ट आए हैं, एक बार उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, ग्रोथ एयूएम लगभग 33% से ग्रोथ हुई है। एंड साथ में इनकी जो लेगेसी लोन बुक थी वो वाई ऑन वाई 59% से यहाँ पे डी ग्रोथ हुई है। एंड साथ में यदि बात करें कंसोलिडेटेड नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में, तो उसके अंदर लगभग 14 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड इस क्यून की बेसिस पे लगभग 23 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। एंड यदि बात करें रिटेल ओपेक्स टू ईएम रेशियो के बारे में, तो यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 74 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है।
एंड करंटली क्वार्टर 4 के अंदर ये वाला रेशियो यहाँ पे लगभग 3.6% के आसपास में डिलीवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा इस कंपनी को थोड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, जिसकी वजह से जो इनका रिटेल ओपेक्स टू ईएम रेशियो है यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। एंड यदि बात करें एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो क्यू बेसिस पे इनका ग्रोथ एनपी यहाँ पे लगभग 32 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। एंड साथ में जो उनका क्रेडिट कॉस्ट है वो भी यहाँ पे क्यू बेसिस पे फ्लैट दिखाई दे रहा है। मतलब क्यू बेसिस पे जो उनकी एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर की है, एंड ऐसे यहाँ पे कोई क्रेडिट कॉस्ट के अंदर कोई जंप यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। एंड यदि बात करें रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, तो वाई ऑन वाई इनका रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 30 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है। एंड यदि बात करें क्यू बेसिस से, तो क्वार्टर 3 के अंदर इनका रिटर्न ऑन एसेट था 1.9% के आसपास में, वो भी इंप्रूव होकर लगभग 2.1% के आसपास में आ गया। मतलब जो इनका रिटर्न ऑन एसेट है कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। मतलब एफआई 27 के अंदर जो इंटर करेंगे उस टाइम पे इनका रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे लगभग 2.1% रहेगा एंड कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता रहेगा। एंड क्वार्टर 4 के अंदर पिरामल फाइनेंस ने यहाँ पे अपने 2 स्टेक सेल भी किए हैं। एक इनकी सब्सिडरी थी पिरामल इमेजिंग नाम से, उसको यहाँ पे सेल आउट किया है। एंड साथ में इनका जो श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो स्टेक था उसको कंप्लीटली बेचा, वहां से इन लोगों को 600 करोड़ रुपीस की इनकम भी हुई है। अभी बार इस कंपनी की जो लोन बुक है वो टोटल किस किस सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड है, कौन कौन सा सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट करता है, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो टोटल लोन बुक है लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस के आसपास की है। जो ग्रोथ एयूएम है लगभग 97% है। लेगेसी लोन बुक यहाँ पे लगभग 3% के आसपास में है। तो मेजोरिटी यहाँ पे हाउसिंग लोन टोटल लोन बुक के अंदर 31% के आसपास में है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लगभग 26% के आसपास में है। यूज्ड कार लोन यहाँ पे लगभग 5% के आसपास में है। सैलरीड पर्सनल लोन यहाँ पे लगभग 8% के आसपास में है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन यहाँ पे लगभग 6% के आसपास में है। माइक्रो फाइनेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लगभग 1% के आसपास में है। डिजिटल लोन जो है यहाँ पे लगभग 4% के आसपास में है। एंड यहाँ पे जो अदर रिटेल लोन बुक है यहाँ पे लगभग 3% के आसपास में है। एंड साथ में जो इनका कॉमर्शियल मिड मार्केट लोन से लगभग 3% के आसपास में है, यहाँ पे दूसरी एनबीएफसी को यहाँ पे ये लोग लोन देते हैं, वो वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई दिया है। एंड साथ में जो इनका होलसेल 2.0 है, यू कैन सी जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की यहाँ पे लेंडिंग होती है वो लगभग अपने लोन बुक का 9% के आसपास में है। एंड जो लेगेसी लोन बुक यहाँ पे लगभग 3% के आसपास में यहाँ पे बची हुई दिखाई दी है। मतलब ये कह सकते हैं ये वाली जो कंपनी है, ये वाली जो एनबीएफसी है, जो इस कंपनी का मीडियम टर्म का जो गाइडेंस है FY 28 को लेके, उसको यहाँ पे इजीली अच्छे से डिलीवर करते हुए नजर आ रही है। एंड यदि अपन देखें जो इनका ओपेक्स टू ईएम रेशियो है वो कंसिस्टेंटली लास्ट के 3-4 साल से यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रहा है। आज से लगभग 3 साल पहले ये होता था लगभग 6.5% के आसपास में, एंड करंटली दिखाई दे रहा है लगभग 3.6% के आसपास में। मतलब लास्ट के 3-4 साल से कंसिस्टेंटली इनका ओपेक्स टू ईएम रेशियो यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रहा है। एंड यदि बात करें 90 प्लस डीपीडी नंबर के बारे में, तो वो भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली स्टेबल दिखाई दे रहा है। एंड क्वार्टर 4 के अंदर तो इनका 90 प्लस डीपीडी का नंबर यहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव भी हुआ है। मतलब लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में 0.8% के आसपास में यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा था, एंड क्वार्टर 4 के अंदर रिपोर्ट हुआ लगभग 0.6% के आसपास में, जो ये दिखा रहा है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इस कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही रहेगा। अब कुछ और फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कंपनी जो लोन पे यील्ड चार्ज करती है लगभग 13 से 14% के बीच में लोन पे यील्ड चार्ज करती है। एंड जिस कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होता है लगभग 6.4-6.6% के आसपास में होता है। एंड जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा, ये वाली कंपनी यहाँ पे पिरामिड ग्रुप से बिलोंग करती है, एक अच्छे ग्रुप की बैकिंग है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोविंग यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट पे इनको अपना फंड मिल जाता है। एंड यदि बात करें क्रेडिट कॉस्ट के बारे में, तो भी यहाँ पे लगभग स्टेबल दिखाई दे रही है। एंड क्यू बेसिस पे तो यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट के अंदर लगभग 10 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये कंपनी ने FY 27 को लेके अपना कुछ टारगेट भी दिया है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग FY 27 के अंदर लगभग 25% से हमारे लोन बुक को ग्रोथ करेंगे। एंड मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हमारा जो पैट के अंदर वाई ग्रोथ रहेगा लगभग 50% के आसपास में रहेगा। मतलब FY 26 के अंदर इस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया लगभग 1500 करोड़ रुपीज के आसपास में, तो FY 27 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है लगभग 2200 से 2300 करोड़ रुपीज के आसपास में। एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट का भी गाइडेंस दिया है कि FY 27 के अंदर हमारा रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे लगभग 2.5% के आसपास रहेगा। मतलब ये कंपनी ऐसी इंजन दिखाई दे रही है जहाँ पे कंसिस्टेंटली अपने रिटर्न ऑन एसेट को यहाँ पे इंप्रूव करते हुए नजर आ रही है, एंड साथ में अपने लोन बुक को यहाँ पे अच्छे खासे ग्रोथ करते हुए नजर आ रही है। अब इस कंपनी के जो दो सेगमेंट है, रिटेल लोन बुक और होलसेल 2.0, उनको एक बार थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं रिटेल लोन बुक के बारे में। तो यहाँ पे वाई एन वाई लगभग 33% से ग्रोथ हुई है, एंड टोटल लोन बुक के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 85% के आसपास में है। एंड जो इनकी टोटल ब्रांच का नेटवर्क है करंटली लगभग 701 ब्रांचेस का नेटवर्क है। एंड मेजोरिटी ऑफ इसके अंदर लाइक 85,000 करोड़ रुपीज के अंदर लगभग 57 से 58,000 करोड़ रुपीज का इनका हाउसिंग लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला बुक है। मतलब यहाँ पे यू कैन से 67% ऑफ रिटेल एयूएम है वो यहाँ पे लगभग इस मॉर्टगेज एयूएम से बिलोंग करती है। एंड जो इनका रिटेल एयूएम है उसका जो यील्ड है लगभग यहाँ पे 13.5% के आसपास में दिखाई दे रहा है।
एंड यदि 90 प्लस डीपीडी नंबर की बात करें रिटेल लोन बुक के बारे में, तो यहाँ पे लगभग 0.6% के आसपास में दिखाई दे रहा है। एंड यदि बात करें फ्रेश रिटेल डिसबर्समेंट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्यू बेसिस पे इनका डिसबर्समेंट रिटेल सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लगभग क्वार्टर 3 के अंदर इनका फ्रेश डिसबर्समेंट था लगभग 10,498 करोड़ रुपीस के आसपास में, एंड क्वार्टर 4 के अंदर ये डिसबर्स किया लगभग 13,000 करोड़ रुपीस के आसपास में। मतलब क्यू बेसिस पे इनका जो फ्रेश डिसबर्समेंट है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि उसको वाई पर्सपेक्टिव से कंपेयर करें, तो यहाँ पे लगभग 34% का इनका फ्रेश डिसबर्समेंट के अंदर यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। एंड यदि सेगमेंट वाइज इनके 90 प्लस डीपीडी नंबर की बात करें, तो हाउसिंग लोन के अंदर लगभग 0.5% के आसपास में है। लास्ट वाले क्वार्टर के अंदर 0.6% था, मतलब यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। यूज्ड कार लोन के अंदर भी यहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। सेलरेट पर्सनल लोन के अंदर भी यहाँ पे लगभग 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। डिजिटल लोन के अंदर भी यहाँ पे लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के अंदर भी यहाँ पे लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। एंड माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर यहाँ पे लगभग 90 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। मतलब 90 प्लस डीपीडी का नंबर माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर क्यू बेसिस पे लगभग 50% से यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। एंड यदि बात करें एयूएम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से रिटेल वाले सेगमेंट के अंदर, तो इनका हाउसिंग लोन वाला बुक यहाँ पे वाई ऑन वाई 19% से ग्रोथ किया है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला बुक इनका वाई ऑन वाई लगभग 51% से ग्रोथ किया है। एंड इनका जो यूज्ड कार लोन वाला वर्टिकल वो यहाँ पे लगभग 37% से ग्रोथ किया है। गोल्ड लोन है, इन लोगों ने नया ही लॉन्च किया है। जैसे मैंने क्वार्टर 3 के रिजल्ट में वीडियो बनाया था, उस टाइम पे मैनेजमेंट ने साफ-साफ बोला था कि हम लोग गोल्ड लोन वाले सेगमेंट के अंदर हमारे फुटप्रिंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो लोग क्वार्टर 4 के अंदर यहाँ पे कुछ-कुछ ब्रांचेस ऐड करी थी। तो एफआई 26 कंप्लीट होने के बाद में इनके जो गोल्ड लोन की ब्रांचेस है लगभग 22 ब्रांचेस हैं। एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस भी दिया है कि हम लोग एफआई 27 के अंदर लगभग 180 के आसपास नए ब्रांचेस लॉन्च कर देंगे। और इस वाले वर्टिकल से इनकी एक्सपेक्टेड जो यील्ड रहेगी लगभग 18% के आसपास में रहेगी। एंड यहाँ पे इनका जो एक्सपेक्टेड एवरेज टिकट साइज रहेगा लगभग 1.5 लाख के आसपास रहेगा। एंड यदि बात करें इनके यूज कार लोन वाले सेगमेंट के लिए, वहाँ पे एवरेज टिकट साइज लगभग यहाँ पे 7 लाख रुपए का रहता है, और उनका जो कस्टमर का जो एवरेज सिविल स्कोर होता है लगभग यहाँ पे 752 के आसपास होता है। एंड जो डिसबर्समेंट यील्ड रहता है लगभग यहाँ पे 15.25% के आसपास में रहता है। एंड जो इनका हाउसिंग लोन है, वहाँ पे जो इनका एवरेज टिकट साइज रहता है लगभग 23 लाख रुपए के आसपास में रहता है, और जो कस्टमर का एवरेज यहाँ पे जो सिविल स्कोर रहता है 752 के आसपास रहता है, और जो डिसबर्समेंट का यील्ड रहता है यहाँ पे लगभग 12% के आसपास में रहता है। एंड जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जो इनका एवरेज टिकट साइज रहता है लगभग 30 लाख रुपए के आसपास में रहता है, और जो कस्टमर का एवरेज सिविल स्कोर है लगभग 751 के आसपास रहता है। एंड जो डिसबर्समेंट पे यील्ड मिलती है लगभग यहाँ पे 13% के आसपास मिलती है। मतलब जो भी यहाँ पे जो इनकी सिक्योर्ड लैंडिंग हो रही है, भले ही हाउसिंग लोन की बात कर लो, चाहे लैब की बात कर लो, चाहे यूज्ड कार लोन की बात कर लो, इन तीनों के अंदर उन्हीं कस्टमर को यहाँ पे लोन दिया जा रहा है जिसका एवरेज सिविल स्कोर यहाँ पे 750 से ऊपर हो। एंड आप लोगों को पता होगा, जिस कस्टमर का सिविल स्कोर 750 से ऊपर होता है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, वहां पे एनपी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड यही सबसे बड़ा कारण है कि ये वाली एनबीएफसी यहाँ पे इस तरह के अच्छे कस्टमर यहाँ पे एक्वायर करती है, जिसके कारण इस कंपनी को यहाँ पे इन तीनों सेगमेंट पे अपने जो लोन पे यील्ड है उससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। जो बाकी की अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, उनको अपने लोन पे यील्ड मिलती है लगभग 15 से 16-17% के आसपास में, जबकि यहाँ पे पिरामिड फाइनेंस को कितनी यील्ड मिल रही है, लगभग 12-13-14% के आसपास में। एंड यदि बात करें अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट के बारे में, तो इनकी सैलरीड पर्सनल लोन यहाँ पे वाई लगभग 30% से ग्रोथ हुआ है। उसके अंदर भी यूनियन एम्प्लॉइज को ये लोग लोन देते हैं जिनका एवरेज सिविल स्कोर यहाँ पे 761 से ऊपर होता है, और वहाँ पे जो डिसबर्समेंट यील्ड दिखाई देती है लगभग 17% के आसपास दिखाई देती है, और एवरेज टिकट साइज यहाँ पे लगभग 5 लाख रुपए का होता है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की बात करें, तो ये वाला सेगमेंट वाई ऑन वाई इसकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 43% से ग्रोथ हुई है। एंड यहाँ पे एवरेज टिकट साइज लगभग 5.5 लाख रुपए का होता है, और उन्हीं कस्टमर्स को लोन देते हैं जिनका एवरेज सिविल स्कोर यहाँ पे लगभग 750 से ऊपर रहता है। इसके अंदर इनको यहाँ पे जो यील्ड मिलता है लगभग 19% के आसपास मिलता है। यदि बात करें डिजिटल लोन के बारे में, तो ये वाली एयूएम यहाँ पे लगभग वाई ऑन वाई 52% से ग्रोथ हुई है। यहाँ पे जो एवरेज टिकट साइज होता है लगभग 1.3 लाख रुपीज का होता है। एंड ये वाला लोन उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जिनका एवरेज सिबिल स्कोर यहाँ पे लगभग 760 के ऊपर होता है। एंड इस वाले लोन पे इनको जो यील्ड मिलती है लगभग यहाँ पे 15%, 14.5% के आसपास में यील्ड मिलती है। एंड यदि बात करें माइक्रो फाइनेंस वाले वर्टिकल के बारे में, तो यहाँ पे एवरेज टिकट साइज लगभग 50,000 रुपीज का होता है। एंड जो यहाँ पे जो यील्ड मिलती है लगभग 23 से 26% के बीच में मिलती है। एवरेज टेन्योर यहाँ पे लगभग 24 से 30 महीने के बीच का रहता है। एंड करंटली माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट की यहाँ पे लगभग 137 ब्रांचेज हैं। एंड मैनेजमेंट ने क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर बोला था कि हम लोग लाइक एफआई 27 ऑनवर्ड्स यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस वाले ब्रांचेज यहाँ पे अच्छे से एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट हमारा वापस एसेट क्वालिटी यहाँ पे अच्छी डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस वाले वर्टिकल को थोड़ा और अच्छे से एक्सपेंड करेंगे, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस जो लोन बुक है वो भी टोटल लोन बुक का लगभग 1% के आसपास में ही है। तो उसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी यील्ड मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो रिटर्न ऑन एसेट है वो यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। एंड यदि करंटली बात करें ब्रांच नेटवर्क के बारे में, तो एफआई 26 के बाद में इनकी ब्रांच काउंट है लगभग 700 के आसपास में। एंड जैसे मैनेजमेंट ने बताया है कि गोल्ड लोन के लगभग 180 के आसपास ब्रांचेज ये लोग एफआई 27 के अंदर खोलेंगे, तो उसके बेसिस पे लग रहा है कि एफआई 27 के एंड तक
इनकी जो टोटल ब्रांचेस हो जाएगी लगभग 900 से 950 के आसपास में यहाँ पे ब्रांच यहाँ पे काउंट मिल सकता है FY27 के बाद में। एंड यदि बात करें होलसेल 2.0 बुक के बारे में, तो ये अभी करंटली इस वाले वर्टिकल की जो लोन बुक है वो यहाँ पे लगभग 12,500 करोड़ रुपए के आसपास की है। वाई एन वाई ये वाली लोन बुक यहाँ पे लगभग 38% से ग्रोथ हुई है। एंड जो होलसेल 2.0 है उसका भी यहाँ पे मिक्स दिखाई दे रहा है। जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है उसके अंदर 73% पार्ट होता है एंड जो दूसरी एनबीएफसी होती है उनको जो लेंड किया जाता है पैसा वो वाला पार्ट यहाँ पे 27% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। एंड इसका जो फ्रेश डिसबर्समेंट हुआ है वाई एन वाई यहाँ पे लगभग 29% से ग्रोथ हुआ है। एंड यहाँ पे जो एवरेज टिकट साइज होता है लगभग 53 करोड़ रुपीज के आसपास का होता है। एंड इस वाले पोर्टफोलियो जो इनको यील्ड मिलती है यहाँ पे लगभग 14% के आसपास में दिखाई दे रही है। एंड जो इनकी होलसेल 2.0 बुक है लगभग 12,500 करोड़ रुपीज की, तो उसका यहाँ पे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है रेजिडेंशियल पार्ट यहाँ पे लगभग 59% कंट्रीब्यूट करता है। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ पे लगभग 14% कंट्रीब्यूट करता है। एंड जो बाकी का पार्ट है उसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट में लेंडिंग करने वाले एनबीएफसी आती है, लाइक एनबीएफसी जो फिनटेक वाली है, एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस वाली है, एनबीएफसी जो लाइक एमएसएमई लेंडिंग करने वाली है, या फिर जो दूसरी इंडस्ट्रीज है स्टील, ब्रोकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, उनको जो यहाँ पे छोटे मोटे लोन दे रखे होते हैं। हाँ ठीक है, इस वाले बुक का जो लोन साइज है, एवरेज टिकट साइज है वो यहाँ पे लगभग 52 से 53 करोड़ रुपीज के आसपास में होता है। एंड जो होलसेल 2.0 वाला पार्ट है वो पूरी लोन बुक के अंदर यहाँ पे लगभग 12% का पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। एंड होलसेल 2.0 के अंदर जो इनकी क्यूएनक्यू बेसिस पे यूएम ग्रोथ हुई लगभग 4% के आसपास में ग्रोथ हुई है। एंड क्यूएनक्यू बेसिस पे इनका जो फ्रेश डिसबर्समेंट हुआ है यहाँ पे 28% से ग्रोथ हुआ है। एंड वाई ऑन वाई इनका जो फ्रेश डिसबर्समेंट गया है होलसेल 2.0 के अंदर यहाँ पे लगभग 63% से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। मतलब ये वाली एनबीएफसी यहाँ पे जो इनका होलसेल 2.0 है जहाँ पे और बेटर स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे जो लोन देती है, फाइनेंसिंग करती है, यू कैन से कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला पार्ट होता है, या फिर जो दूसरी जो एनबीएफसी है वहाँ पे जो लैंडिंग करती है उसके अंदर भी यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया कि पिरामल फाइनेंस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे रहे एंड साथ में FY26 के रिजल्ट कैसे रहे। अब एक बार पिरामल फाइनेंस की नंबर्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो फर्स्टली बात करें एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इस एनबीएफसी के एसेट क्वालिटी यहाँ पे क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रही है। एंड साथ में जो इनका 90+ डीपीडी का नंबर है वो भी यहाँ पे लगभग 20 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है क्यूएनक्यू बेसिस पे। इसका मतलब अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इस एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी यहाँ पे और अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। सेकंड बात करें लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इस एनबीएफसी की लोन बुक यहाँ पे वाई एन वाई लगभग 25% के आसपास में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। एंड साथ में यदि बात करें FY27 के लिए, तो FY27 के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया है कि हम लोग हमारी लोन बुक यहाँ पे लगभग 25% से ग्रोथ करेंगे। मतलब जो करंटली लोन बुक है लगभग 1,01,000 करोड़ रुपीज के आसपास में है, तो FY27 के बाद में इस कंपनी की लोन बुक हो सकती है लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड साथ में यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है रिटर्न एसेट को लेके। जो इनका क्वार्टर 4 FY26 का जो एग्जिट रिटर्न एसेट है यहाँ पे 2.1% के आसपास में था। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY27 के अंदर हमारा रिटर्न एसेट होगा लगभग 2.4-2.5% के आसपास में। मतलब जो क्वार्टर 4 के अंदर जो एग्जिट किया है रिटर्न एसेट का उसको यहाँ पे और अच्छे से इंप्रूव करने का प्लान कर रहे हैं FY27 के अंदर भी। एंड साथ में इस कंपनी का जो करंट रिटर्न इक्विटी है लगभग 7% के आसपास में है। तो कंपनी की मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो गाइडेंस दिया है FY27 को लेके, उसके बेसिस पे ये लग रहा है कि यहाँ पे इनकी लोन बुक लगभग 25% के आसपास में ग्रोथ कर सकती है। एसेट क्वालिटी यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे सकती है। साथ में जो रिटर्न एसेट है यहाँ पे 2.5% के आसपास तक जाते हैं। एंड करंटली जो उनका रिटर्न इक्विटी लगभग 7% के आसपास में है, वो भी इंप्रूव होकर यहाँ पे लगभग 11 से 12% के आसपास में जा सकता है। बिकॉज जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हम लोग FY27 के अंदर हमारा प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 50% से ग्रोथ कराएंगे, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है FY27 के अंदर लगभग 2200 से 2300 करोड़ रुपए का यहाँ पे रिपोर्ट हो सकता है। तो आप ये देखो, ये वाली एनबीएफसी यहाँ पे एक अच्छे खासे पेडिग्री ग्रुप से बिलोंग करने वाली एनबीएफसी है। एंड साथ में FY27 को लेके अच्छा खासा ग्रोथ गाइडेंस है। एंड जो FY26 में गाइडेंस दिया था उसको यहाँ पे अच्छे से अचीव भी किया है। एंड आप ये देखो, पिरामिड फाइनेंस का स्टॉक करंटली 1.4-1.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। आप यदि इसको कंपेयर करो तो बाकी के अच्छे पेडिग्री ग्रुप से बिलोंग करने वाली जो एनबीएफसीज हैं, भले यदि आप बात करो एल फाइनेंस की, बजाज फाइनेंस की, चोला फाइनेंस की या फिर श्रीराम फाइनेंस की, उन सभी की लोन बुक यहाँ पे लगभग 20, 21, 22, 23% के आसपास में ग्रोथ कर रही है। बट उन सभी एनबीएफसीज के स्टॉक्स को यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है। बजाज फाइनेंस का स्टॉक यहाँ पे लगभग यू कैन से 5.5-6 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। चोला फाइनेंस का स्टॉक यहाँ पे लगभग यू कैन से 4.5 से 5 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। एंड एल फाइनेंस एंड श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। बट पिरामिड फाइनेंस यहाँ पे अच्छी पेडिग्री ग्रुप से बिलोंग होने के बावजूद भी इस कंपनी को यहाँ पे लगभग 1.5 का प्राइस टू बुक रेशियो मिला हुआ है। एंड आप देखो ना, इस एनबीएफसी की जो बिजनेस की ग्रोथ रेट है, जो बाकी अच्छी पेडिग्री ग्रुप से बिलोंग करने वाली जो एनबीएफसी है, उनके यहाँ पे सिमिलर ग्रोथ रेट यहाँ पे डिलीवर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड साथ में जो FY27 का जो गाइडेंस है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखो, इस कंपनी ने जो FY26 का गाइडेंस दिया था उसको यहाँ पे अच्छा खासा डिलीवर कर दिया है। एंड साथ में जो FY27 के अंदर जो गाइडेंस दिया है, यदि उसको यहाँ पे अच्छे से डिलीवर कर देते हैं तो यहाँ पे पिरामिड फाइनेंस के स्टॉक के अंदर एक अच्छे खासे वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री रेटिंग यहाँ पे देखी जा सकती है। बिकॉज यहाँ पे पेडिग्री ग्रुप से बिलोंग करने वाली एनबीएफसी है,
तो ऐसे फंड रेजिंग के पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत आएगी नहीं। मतलब यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट होती है एंड जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंसेस दिए हैं उनको यहाँ पे यदि अच्छे से अचीव करते हैं कंपनी, तो यहाँ पे इस एनबीएफसी के स्टॉक के अंदर यहाँ पे वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अच्छी खासी री-रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट ये जस्ट मैंने एक मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड साथ में जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस एनबीएफसी के स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन है इस एनबीएफसी को लेके या फिर दूसरी कंपनीज को लेके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। डेफिनेटली मैं वहां पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।